तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉप 10 वीपीएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका ये होने वाला है लघु और दीर्घ में, यानी कि कहने का मतलब कि शॉर्ट भी होगा आंसर और इसका लॉन्ग भी होगा। ठीक है ना, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक ताकि आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल बढ़िया जाए। ठीक है, और जो हम प्रश्न करा रहे हैं ये आलतू फालतू प्रश्न नहीं है, टकरने वाला प्रश्न है, तो इसको देखना है पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको खुद अपना मन से कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब आपको आपका ये सब क्या है, आपका ये सब तरीका है। आपको अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए ताकि हमको लगेगा कि हाँ ये बच्चा को पसंद आया वीडियो, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब कि वीडियो पर रेगुलर मिलता रहेगा, है ना। तो आप पर डिपेंड करता है, अपना समझिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, है ना। जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा या फिर यहाँ पर लिख देगा परिवर्तन। ठीक है ना, परिवर्तन। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपका सेम हो जाएगा, है ना। तो एक अच्छा आंसर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ठीक है ना, ये तो या तो मतलब धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। कहने का मतलब कि ये तो ये बढ़ सकता है या फिर ये घट सकता है ना। जनसंख्या का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी क्षेत्र में जनसंख्या है, आदमी लोग है, तो हो सकता है कि किसी कारण से फिर वहाँ आदमी वहाँ से हट गया, चला गया, या फिर मान लीजिए कि और आदमी आ गया वहाँ पे, है ना। तो क्या हो रहा है, आपका जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है ना। और इस तरीके से आप बढ़िया एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन कहा दे या फिर वृद्धि कहा दे, तो आप आंसर लिखिएगा यही। ठीक है, आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह दिया है कि बताओ कि आर्थिक भूगोल की दो उपशाखाओं के नाम क्या क्या हैं, है ना। क्वेश्चन ने पूछ देगा आपको कि बताओ कि आर्थिक भूगोल की दो उपशाखाओं के नाम क्या क्या है, लिखो बाबूआ। तो क्या लिखेगा, देखिए एक अच्छा आंसर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आर्थिक भूगोल, यानी कहने का मतलब कि क्या, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ना, यही ना पूछा है। तो देखिए आर्थिक भूगोल है ना, गतिविधियों से आर्थिक भूगोल आर्थिक गतिविधियों और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। ठीक है ना, ठीक है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक विषय क्षेत्र है, और आर्थिक भूगोल के जो दो शाखा है आपका कौन कौन है आपका, एक तो आपका हो गया रिसोर्सेज ज्योग्राफी हो गया, एक आपका हो गया एग्रीकल्चर भूगोल हो गया, है ना, यानी कि संसाधन भूगोल, और कौन सा, कृषि भूगोल हो गया। ठीक है, तो ये दो शाखा आपका है। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़िया से बना के लिख दीजिएगा हल्का सा, है ना, शॉर्ट में, और फिर आपके बाद यहाँ पे दोनों लिख दीजिएगा शाखा के नाम, तो आपका एक अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखा एक एक तो होता है आपका प्रवास, एक होता है अप्रवास। अप्रवास का मतलब क्या समझते हैं बताइएगा। देखिए यहाँ पे प्रवास एक है यहाँ पे अप्रवास है। तो अप्रवास का मतलब क्या होता है, देखिए अप्रवास का मतलब होता है कि जब कोई बाहर का देश के लोग, ठीक है ना, देश के लोग की बात कर रहे हैं, अंदर के गाँव गाँव की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि क्या है, ये इंडिया है और ये क्या है आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश वाला जो आदमी है ना, इंडिया में अगर आ गया तो हम कहेंगे कि अप्रवासी है ना। और अगर मान लीजिए कि इंडिया वाला चल गया बांग्लादेश में, तो क्या हो गया, एक तरह से इन लोग के लिए अप्रवासी हो गया इंडिया वाला। ठीक है, तो अप्रवास का मतलब ये होता है ना क्या, कि कोई दूसरे देश के आदमी है जो मतलब कि किसी दूसरे देश में गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है आपका, देखिए यहाँ पे अप्रवास, तो हम अप्रवास को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन, न्यूज में बना हुआ रहता है। ठीक है ना, कि इमिग्रेट हुए हैं, ऐसा कुछ है ना। न्यूज़ देखेंगे तो आपको, देखते हैं तब पता भी आपको होगा कि अप्रवास का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो अब अप्रवास का मतलब देखिए क्या लिख सकते हैं, अच्छा आंसर हम लिखेंगे कि जब मानव, है ना, यानी कि जब मानव या फिर जब बाहर से मानव, है ना, या फिर इंसान कुछ भी, है ना, जब इंसान किसी प्रदेश के अंदर स्थानांतरित होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रवास कहते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व तटीय क्षेत्र, अमेरिका वाला जो आदमी है ना, मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका वाला है, वो चल गया दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण वाला चल गया उत्तरी अमेरिका में, है ना, किसी कारण से, तो क्या हो गया आपका, वो अप्रवास हो गया। अब देखिए हम लोग के जो भैया दादा हम लोग हम मेरे यहाँ के तो कोई नहीं है, पर हमारे गाँव के लोग के जो भी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई भी होते हैं, देखते होंगे आप कि किसी के पापा सऊदी अरबिया में है, किसी के भैया सऊदी अरबिया में है, किसी के कुछ भी है ना, फैमिली सऊदी अरबिया में है, यमन में है, ओमान में है, तो क्या हो गया है उन लोग के लिए, तो प्रवासी हो गए हैं, है ना। देखिए आगे क्या है कि कह रहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले प्रवास का दो कारण बताएं, है ना। अब कोई गांव के जो है आदमी है, वो कहाँ से चल गया, इस गांव में चला गया। देखिए जैसे कि शादी हुआ होगा आपका पापा का, तो आपकी मम्मी कहाँ की होगी, दूसरे गांव की होगी, पापा भी आपके दूसरे गांव के हैं, तो पापा गए यहाँ शादी ब्याह के लिए, तब मम्मी को उठा यहाँ से ले आए हैं। ठीक है ना, तो कोई कारण से नहीं कोई आता है यहाँ से वहाँ, है ना, प्रवास होता है। देखिए
तो हम देखिए कारण दोष जिसे हो सकता है आपका कि एक तो विवाह हो गया, या फिर मान लीजिए कि गांव में क्या हो गया कि भूकंप के कारण, मतलब कि मान लीजिए भूकंप के कारण तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए कि गांव के किनारे नदी था, ठीक है ना, नदी था, इसमें पूरा फिर बाढ़ आ गया, तो हो सकता है कि यहाँ का आदमी है जो यहाँ से उठ के यहाँ इस गाँव में आ जाए कुछ समय के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, अपना स्थान क्या हुआ, चेंज कर दिया है। तो गांव से गांव में अगर चेंज करना है तो कारण दो ही तो हो सकता है, एक तो विवाह, एक तो क्या हो सकता है आपका प्राकृतिक आपदा हो सकता है, या फिर और भी कुछ हो सकता है ना। देखिए ये तो पूछा क्वेश्चन में कि एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले प्रवास के दौरान दो कारण बताएं। एक लिख दीजिएगा विवाह, दूसरा क्या लिख दीजिएगा प्राकृतिक आपदा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां प्रायः विवाह के उपरांत एक गाँव से दूसरे गाँव में प्रवास कर जाती है ना, ठीक है। आगे देखिए प्राकृतिक आपदा, ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान आदि से बचने के लिए, है ना, एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रवास करते हैं, कर जाते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा आंसर ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत में स्थित किन्हीं दो महानगरों के नाम बताएं। तो महानगर है ना, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ, है ना। कमाने के लिए लोग बहुत जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दिल्ली कोलकाता, आपके जो फैमिली में होंगे कोई ना कोई जरूर होंगे दिल्ली कोलकाता में, पक्का एकदम गारंटी, है ना। तो दो महानगर का नाम कौन कौन है आपका हो गया, एक तो हो गया दिल्ली और एक हो गया कोलकाता, है ना। यहाँ तक मुंबई भी आपको शामिल कर सकते हैं, अगर तीसरा 3 को बोलेगा तो मुंबई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मुंबई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप। तो देखिए दिल्ली में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, ठीक है ना। यह देश के उत्तरी भाग में यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यह प्रशासनिक नगर है। दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आगे लिखेंगे कोलकाता के बारे में कि कोलकाता भारत का क्या है, पश्चिम बंगाल की राजकीय राजधानी है, बस, है ना। और फिर यहाँ पे आपका अगर 3 बोलेगा तो आपका लीजिएगा मुंबई, फिर लीजिएगा कि मुंबई क्या है, जो भारत का द्वितीय राजधानी है, ठीक है। ऐसा आंसर बना के लिख सकते हैं खुद से भी, और बढ़िया लिख सकते हैं, इससे बढ़िया लिख सकते हैं, ये तो हम बता रहे हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि संभववाद की धारणा का अर्थ बताएं। हाँ, संभववाद आखिर होता क्या है। तो एक बढ़िया आंसर जो हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हमें लिख सकते हैं कि संभववाद के अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य क्या है, चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। इस विचारधारा में के विद्वान का मत है कि जो मानव है प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है ना, जो उसको चाहिए वो आपका वो चुनता है, ठीक है। सर्वत्र संभावनाएं हैं, बहुत सारे भी हैं, है ना। और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। संभववाद में कहा गया है कि मानव प्रकृति पर विजय पा सकता है ना। जैसे कि अब देखिए हमारा क्या है कि आज हमारा कब्जा कहाँ कहाँ है, तो चंद्रमा पर कब्जा हो गया, मार्स पर भी, यानी कि मंगल पर भी कब्जा हो गया। मतलब जहाँ चाह रहे हैं वहाँ मतलब कि हम लोग कब्जा कर रहे हैं, है ना। मानव प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, मानव प्रकृति के द्वारा खड़ा किए गए अवरोधों को पार कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एस्टेरॉयड आ रहा था धरती की ओर, तो हम रॉकेट लॉन्च करके उसको तोड़ दिए थे, है ना, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर देते। तो हम लोग जो इतना एडवांस हम लोग हो गए हैं, जो मानव जाति है इतना एडवांस हो गए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पूरा प्रकृति को भी हम अपना हाथ में मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सऊदी अरबिया में क्या होता है कि बारिश नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, सिल्वर आयोडाइड का मतलब कि यूज करके वहाँ पे बारिश कराता है सऊदी अरबिया में। तो क्या है, अब हम प्रकृति को क्या कर रहे हैं, हम लोग चेंज कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कि मानव इतना एडवांस हो गया है कि प्रकृति के जो मतलब कि मेन चीज़ है प्रकृति का, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना। प्रकृति के विरोध चल सकते हैं हम, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक अच्छा आंसर आप लिख लीजिएगा, है ना, कि संभववाद का धारणा का अर्थ बताएं, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि बिहार के 2 शहरों के नाम बताए हैं, है ना। बता सकते हैं आराम से, एक तो पटना, एक तो भागलपुर। थोड़ा डिफाइन कर लीजिएगा कि यह बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है ना। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यह बिहार राज्य का एक प्रमंडल भी है, ठीक है ना। अगर देखिएगा लिखेंगे भागलपुर के बारे में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि इस जिला को सिल्क सिटी के रूप में माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से टूमर रेशम की सिल्क की उत्पादन की जाती है, ठीक है ना। कौन सा, तो टूमर रेशम, ठीक है। भागलपुर बिहार राज्य का एक प्रमुख प्रमंडल भी है, ठीक है। इस तरीके से आप बिहार के 2 शहरों को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप और भी कुछ लिख सकते हैं, गया लिख दीजिए, है ना,
या फिर आप कहीं भी सीतामढ़ी लिख दीजिए, कुछ भी मतलब लिख के आप डिफाइन कर दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं जनसंख्या के। देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारण बताएं, है ना। जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारण। तो देखिए एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है जो हम लिख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारण निम्नलिखित हैं। एक हम लिख सकते हैं खनिज संसाधन, और दूसरा क्या लिख सकते हैं जलवायु। थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं इसको, क्या लिख देते हैं, डिफाइन करके क्या लिखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। हम लिख सकते हैं जनसंख्या के संसाधन में कि खनिज संसाधन के उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। खनिज संसाधन औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है, मतलब औद्योगिकरण मतलब क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना, जो कारखाना वगैरह होता है, ठीक है, उसको क्या कहता है, बढ़ावा देता है। औद्योगिकरण जनसंख्या को आकर्षित करता है। औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व उच्च होते हैं, जिस जहाँ पे आपको फैक्ट्री वगैरह है ना, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे क्या होगा, आपका जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, जलवायु, है ना। जलवायु लिखेंगे, फिर क्या इसको करेंगे, डिफाइन करेंगे। जिस क्षेत्र की जलवायु अत्यधिक गर्म या ठंडा होती है वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है ना। अब देखिए जैसे कि उत्तरी जो मतलब कि साइबेरिया वाला जो इलाका है रूस के ऊपर वाला ना, तो उस साइड में बहुत ही कम ही आदमी रहता है। ठीक है, आगे देखिए, मानसूनी प्रदेश व शीतोष्ण क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है ना। जैसे कि नॉर्मल हम लोग बिहार का मैदान हो गया, यूपी का हो गया, यहाँ सब क्या है, जनसंख्या खूब गर्दा उड़ा के है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में लोगों का निवास अधिक होता है। जैसे कि हम लोग हमारा जो बिहार है, यूपी हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, कौन सा है, मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या खूब गर्दा उड़ा के है। गर्दा उड़ा कह के कहने का मतलब कि खूब घना है, बहुत जनसंख्या है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जैसे नदी घाटी के क्षेत्र में फसल अधिक पैदा होता है। ठीक है ना, जैसे कि अब देखिए इस साइड में क्या होता है कि मिट्टी भी बढ़िया रहता है, तो क्या होता है आपका फसल वगैरह बढ़िया उपज होता है, और इसलिए मतलब कि सब जनसंख्या भी खूब बढ़ाता है कि खाने के लिए कोई दिक्कत ही ना, तो बढ़ाओ जनसंख्या गर्दा उड़ा के, तो गर्दा उड़ा के है ना, समझ रहे हैं ना समझ रहे हैं आप, पता है। तो खाने का दिक्कत है ये नहीं, यूपी बिहार में मतलब फसल हो ही जा रहा है बढ़िया से। एक बात खाली यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है ना कि साक्षर लोग बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। खाना पीना तो हो जा रहा है, जनसंख्या खूब बढ़ा ले रहा है, लेकिन साक्षर मतलब कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। जानते हैं थोड़ा सा बुरा लगता है कब ना, कि जब कोई बोलता है ना कि सबसे पूरा भारत देश में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, तो आता है नाम बिहार, है ना। तो बहुत अंदर से थोड़ा सा बुरा लगता है यार, हम भी बिहार के हैं, तो मतलब किसी को भी बुरा लगेगा अपना, जब कोई भी किसी का बुराई करेगा, मतलब कि कोई पीछे रहेगा, तो है ना, थोड़ा सा अंदर से लगता है कि कैसे कोई बोल सकता है ऐसे, मतलब थोड़ा सा अंदर से ना दिल धक धक करता है कि कोई बोलता है कि बिहार एकदम पीछे है, तो थोड़ा सा लगता है। ठीक है ना, और 2011 के अंतर्गत बता रहे हैं कि बिहार का जो मतलब साक्षरता दर है वो आपका कितना है, आपका है 64.16 लगभग है। ठीक है ना, स्त्री लोग का, और पुरुष का 82 पॉइंट शायद 46 है। ठीक है, इतना है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखिए यहाँ पे कि प्रवास को आकर्षित करने वाले 2 कारण बताएं, है ना। प्रवास यानी कि माइग्रेशन को। ठीक है, चलिए तो इसका देख लेते हैं आंसर। हमारा जो पहला कारण हो सकता है ना, जो आकर्षित करता है प्रवास को, वो क्या हो सकता है आपका, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि प्रवास, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 3 कारण यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है ना, एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नहीं बल्कि मतलब कि प्रवास को थोड़ा डिफाइन किए हैं, फिर आपका एक कारण यहाँ, एक कारण यहाँ लिखे हैं। ठीक है ना, 2 कारण लिखे हैं यहाँ पे। तो देखिए प्रवास का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान, प्रदेश यानी कि अब घर हो सकता है या फिर देश हो सकता है ना, स्थान का मतलब, ठीक है ना। और स्थान मतलब समझ नहीं रहे हैं, कोई आपका प्रदेश मतलब कि कोई आपका स्टेट हो सकता है, देश हो सकता है, को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने या बसने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ठीक है ना, प्रवास के 2 आकर्षित कारण हो सकता है क्या, एक तो काम रोजगार हो सकता है, दूसरा का हो सकता है कि अच्छा शिक्षा की तलाश में गए हैं या फिर स्वास्थ्य की तलाश में गए हैं। ठीक है ना, ये दो तो हो सकता है। तो काम और रोजगार के लिए जा सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं, और फिर अच्छा बेहतर शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज क्या है कि आज का लास्ट क्वेश्चन यही है कि क्या है,
व्यावसायिक संचार से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है, आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे, देखिएगा मेरा जहाँ जहाँ मेरा ब्रश चलेगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्यावसायिक संरचना का तात्पर्य विभिन्न आर्थिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या से है, ठीक है ना, मतलब कि जुड़े हुए जनसंख्या से कह रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय संरचना है, इसका मतलब क्या है कि विभिन्न आर्थिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या से है, ठीक है ना, जुड़ाव से है। भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि जनसंख्या है, ठीक है ना। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% है ना, 54.6% कृषक तथा मजदूर कृषि हैं, ठीक है ना। जैसे कि कितना कह रहे हैं हम, जैसे कि पूरा अगर भारत में 100% आदमी है ना, 100% आदमी है, उसमें से आपका 54.6 क्या है, आपका कृषि पर डिपेंड है, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा 3.8 श्रमिक घरेलू उत्पाद में कार्यरत था, ठीक है ना। कृषि व्यवसाय में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है तथा तृतीयक व्यवसायिक सेक्टर में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि नौकरी वगैरह सब हो गया सब, है ना। या फिर बेचने वगैरह बेचने वाला में हो गया, ऐसे बिजनेस में हो गया, वहाँ ज़्यादा आपका किसका है, तो पुरुष लोग का है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की जनसंख्या संख्या, ठीक है ना, ठीक है, संख्या व्यवसाय के द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर में बढ़ा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि महिला भी क्या हो रहा है, साथ साथ आ रही है, आगे बढ़ रही है। जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर मजदूर शहर की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है, क्योंकि शहर में व्यवसाय तथा रोजगार के अवसर अत्यधिक उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। अब हर राज्य का हर अलग अलग रहेगा, है ना। किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास, भौगोलिक विकास, नगरीय आदि महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन हो गया है। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी आपको बढ़िया ज़बरदस्त लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बताइएगा कि अगला वीडियो किस चीज़ पर होना चाहिए, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।